Hello student. So today we are going to discuss about the agriculture science. एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट ये लेक्चर है हमारा आज का। कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे हम कि भारत में जो कृषि है उसके बारे में, जनसंख्या कृषि के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट होता है आपका जो भारत में कृषि एग्रीकल्चर साइंस के बारे में है। ये टॉपिक इसलिए रीड करवा रही हूँ स्टूडेंट, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम रहता है, कोई भी आपका HSSC का एग्जाम रहता है कोई भी, तो उसके अंदर कृषि से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई भी वीडियो आपको अवेलेबल नहीं होगी। दैट्स वाई आपको ईजी करवाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा स्टूडेंट कृषि से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर साइंस। तो हम एग्रीकल्चर साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, कृषि विज्ञान क्या होती है। तो देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट क्या है आपका, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 50% जनसंख्या कृषि व उससे संबंध कार्यों में लगी हुई है। कितने परसेंट जनसंख्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी 50% जनसंख्या है जो कृषि और उनके संबंध कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR, अब यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ICAR की, तो क्या होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये क्या करती है स्टूडेंट, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इनके बारे में जो है पूरा सर्वोच्च संस्था है, इनसे रिलेटेड ये संस्था है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, इन क्षेत्रों में अनुसंधान करना, योजना बनाना, उन्हें खेतों और क्रियान्वित कार्य को करवाना और प्राथमिक कृषि प्रसार शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विज्ञान और कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो इसका कहाँ कहाँ योगदान है देखो। सबसे पहले शस्य जो विज्ञान है आपका, एग्रोनॉमी है, कृषि का एक महत्वपूर्ण शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि उत्पादन में संबंधित है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट हमसे कि जो आपका एग्रोनॉमी है यानी कि शस्य विज्ञान है जो कृषि की किस तरह की शाखा है, तो ये क्या करती है, ये फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, किससे, फसल उत्पादन से और भूमि प्रबंधन से संबंधित है। तो देखो स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, 3 प्रकार के जो फसल हैं इनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, आपकी जो तीनों फसलें हैं उसका डिफरेंस जो है वो पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले विशेषता लिखी हुई है, यहाँ खरीफ की फसल है एक साइड और एक साइड क्या लिखी हुई है आपकी रबी की फसल है, एक साइड क्या है जायजा। ये 3 तरह की जो फसलें हैं हमारी। ठीक है, रबी और खरीफ की फसल आपने मोस्टली सुनी हुई है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है स्टूडेंट पेपर में। ठीक है, इसलिए यहाँ से आपने जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाना है। जायजा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसी फसल होती है, कब ये बोई जाती है। तो देखो सबसे पहले जो खरीफ की फसल होती है उसका समय कब होता है, इसका समय होता है स्टूडेंट मध्य जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक। कब होता है, मध्य जून जुलाई से लेके यानी कि जून जुलाई के स्टार्टिंग से लेके अक्टूबर और नवंबर तक। और जो रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल तक। उसके बाद है जो जायजा की फसल है ये अप्रैल मई से जून जुलाई तक होती है। ठीक है, बीज की फसल होती है जब हम कुछ भी गेहूं काटने के बाद अपनी चने की या सब्जी वगैरह कुछ भी लगा देते हैं, दैट इज नोन एज दी जायजा। और देखो अधिक ताप और आर्द्रता यानी कि बोते समय इसमें चाहिए होता है और कम तापमान जो है इसमें बोते समय चाहिए होता है। और जब वातावरण होता है ये अधिक ताप तथा शुष्क होता चाहिए काटते समय भी, और इसमें शुष्क गर्म वातावरण होना चाहिए पकते समय। इसमें शुष्क और गर्म वातावरण होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स जो आ जाते हैं स्टूडेंट जो आपके रबी की फसल में आ जाते हैं, रबी की फसल खरीफ की फसल जो है उसमें आता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, अरहर, मूंग, कपास, सोयाबीन एटसेट्रा। और जो आपकी रबी की फसल होती है उसमें आता है स्टूडेंट गेहूं, चना, मटर, बरसीम, आलू, तंबाकू एटसेट्रा। उसके बाद जो स्टूडेंट जो आपका बीच में 1 महीना मिलता है आपको गेहूं काटने के बाद, उसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं, कद्दू या कोई भी सब्जियां, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, टमाटर, तो ये जायजा की सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल चक्र। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, फसलों को जब फेर बदल कर बोते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में कोई फसलों को उगाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फसल चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी कि सघन खेती। तो कृषि उत्पादन हेतु उपलब्ध किसी साधन स्तर पर वर्ष में खेत में अधिक से अधिक फसलें जो है वो उगाना सघन खेती कहलाती है। ठीक है, मतलब कि एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोते हैं तो वो सघन खेती के अंदर आ जाती है, इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आती है जीरो टिलेज प्रणाली यानी कि जीरो टिलेज सिस्टम में क्या होता है, फसल को काटने के बाद जो अवशेष होते हैं वो खेत में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इससे वहाँ उर्वरक की बचत हो जाती है, वहीं खेत को बार बार जोतने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सीड साइंस, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस हो गई, अब हमारी सीड साइंस है, यानी कि बीज के बारे में बात करेंगे। बीज की विज्ञान जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फसल का उचित पादप घनत्व प्राप्त करने हेतु कीट, रोग, यांत्रिक क्षति से मुक्त लैंगिक वनस्पति सामग्री जो फसल बोने तथा रोकने के लिए प्रयोग की जाती है बीज विज्ञान कहलाती है, ठीक है। बीजों से रिलेटेड यानी कि कीट और यांत्रिक क्षति से मुक्त लैंगिक वनस्पति सामग्री जो देती है, ठीक है, उनको बीज विज्ञान कहते हैं। बीजों के संदर्भ में जो भारत है सरकार में 1966 में भारतीय बीज अधिनियम यानी कि इंडियन सीड एक्ट ISA, ठीक है, 1961 में किया था। इसको नोट कर लो स्टूडेंट, कब किया था? 1961 में किया था, ठीक है। जो 1 अक्टूबर 1969 में यानी कि 1969 में जो है वो पास हुआ था, ठीक है। कहाँ से आग्रह कब किया था? 66 में, और हुआ कब? 69 में, 69 में हुआ था, ठीक है। तो ये नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके हाइब्रिड सीड यानी कि संकर बीज। इसके अंतर्गत पहली पीढ़ी जो बीज प्राप्त किए जाते हैं वह 2 या अधिक स्वपरागित फसलों या शुद्ध वंशाक्रमों के संकरण से होता है। इन बीजों को प्रत्येक साल परिवर्तित करना पड़ता है। तो देखो संकर बीज क्या होते हैं? जो पहली पीढ़ी होती है उसके जो बीज प्राप्त किए जाते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा स्वपरागित फसलों को शुद्ध वंशक्रम के संकरण में किया जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो फसलें होती है उसको पुराने बीजों के अंतर्गत पहली पीढ़ी वाले बीजों के साथ संकरण करवाते हैं और उनको खेतों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रत्येक साल में इसका बदलना पड़ता है इन बीजों को। नेक्स्ट है पार्जनी बीज। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक सीड जो होते हैं। जब किसी बीज ने प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा किसी दूसरे पौधे या जंतु से जीन का कोई भी भाग जोड़ दिया जाता है जिसका उद्देश्य पौधों में किसी विशिष्ट गुण या क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। तो देखो जब भी किसी बीज में प्राकृतिक जीन या कृत्रिम उपायों द्वारा किसी दूसरे पौधे या जंतु में जो जीन होते हैं वो दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि एक के जो बीज हैं या एक का संकरण दूसरे के साथ करवा दिया जाता है, दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेटर बीज, ठीक है। टर्मिनेटेड सीड जो होते हैं यह वो बीज होते हैं जिसमें एक बार फसल लेने के बाद अगली फसल के लिए किसानों को पुनः नया बीज खरीदना पड़ता है। एक बार फसल लगा दी लेकिन दूसरी बार वो बीज काम नहीं आएगा, उसके लिए नया बीज लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और इन बीजों से उत्पन्न पौधे तथा उस पौधे में उत्पन्न जो बीज है उसको बीज के रूप में दोबारा प्रयोग में नहीं किया जाता, यानी एक बार वो लग गई फसल तो दोबारा जो है उसके अंदर से बीज हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पादप जनन। पादप जनन वो कला है या वो कला का विज्ञान है जिसमें आनुवांशिक सिद्धांतों का प्रयोग करके जीवों की वांशिकता प्रणाली में स्वेच्छता से परिवर्तन किया जाता है। अपनी इच्छा से जो है परिवर्तन कर सकते हैं। पादप जनन का प्रयोग अधिक पैदावार या उच्च उत्पादन क्षमता युक्त पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर देखो स्टूडेंट जो HYC है उसके बारे में पूछा जाता है। देखो 3 जो हमारी फुल फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। तीसरी है HYV, इसका पूरा नाम क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, उच्च उत्पादन की किस्म। तो इसके बारे में ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जो आपकी पादप जनन की विधियां हैं, इसके कितने वर्ग हैं? तो देखो सबसे पहला क्या है? पुनर्स्थापन, चयन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणता। सबसे पहले आता है आपका उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। तो देखो पृथक्कृत भ्रूण जो होता है पौधों का, छोटे छोटे बीज पादपांगों और उत्तकों और कोशिकाओं का किसी पात्र में यानी कि इन वोल्ट्रो या फिर किसी परख नली में या फिर फ्लास्क आदि में, ठीक है, कोई भी पात्र इसके अंदर इन बीजों को डालना। निर्जम जो होते हैं आपके विविध यानी कि असेप्टिक ग्रोथ वाले होते हैं उत्तक, उनके साथ संवर्धन करवाया जाता है। इस विधि द्वारा कम समय में एक समान पौधे जो है अधिक संख्या में उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत उत्तकों का संवर्धन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? बिना बीज के फलों को भी विकसित किया जा सकता है। जो आपके फल हैं बिना बीज के उनको भी क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। इस तकनीक को क्या करते हैं स्टूडेंट? हम प्रार्थना प्राविकता भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर में यही पूछा जाता है कि इस तरह की जो तकनीक होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना प्राविकता कहा जाता है, ठीक है। उत्तक संवर्धन की तकनीक का प्रयोग जो है ये बहुप्रोक्ता उत्पादन के लिए यानी कायिक भ्रूण विकास के लिए, रोग मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको एंडोजेनेटिक हैप्लॉइड पौधों की जो है प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसको किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा बिना किसी हानि पहुंचाए, बिना किसी क्षति के उनके गुणों को बनाए रखना और उनकी जो सामान्य जीवन अवधि है उससे अधिक समय तक सुरक्षित रख के रखा जा सकता है, ठीक है। उसकी लाइफ जो है लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। भारत में फलों और सब्जियों का जो प्रसंस्करण है यानी कि लाइफ चक्र जो है वो 2.2% है, जबकि 78 जो है फिलीपींस है और 65 जो है USA में है और 23 कहाँ है? चीन में है।
खाद्य परिरक्षक के रूप में स्टूडेंट क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को साइट्रिक एसिड का प्रयोग करके, अचार को सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके, ठीक है। तो इन सभी सॉस वगैरह का प्रसंस्करण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चाय की पत्तियां हैं, उसका संसाधन भी जो स्टूडेंट है बेलन, शुष्कन, किण्वन और आदि प्रक्रम जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा पदार्थ है जो अनाज में उत्पादित खाद्य पदार्थ को काफी लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रख सकता है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपके प्रतिरक्षी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में। देखो आपकी मम्मी या आपके घर में आपकी दादी जो भी अचार बनाते हैं, तो अचार को काफ़ी लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, आप उनसे पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इसी तरह से स्टूडेंट मार्केट में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। जैम हो गया, ठीक है, सॉस हो गया, तो इनको लंबे समय तक रख सकते हैं हम। कैसे रख सकते हैं, कभी सोचा है आपने? तो इनके अंदर क्या डाले जाते हैं स्टूडेंट? केमिकल डाले जाते हैं जो इसको लंबे समय तक चलाने में हमारी हेल्प करती है। तो आज हमने स्टूडेंट कृषि विज्ञान के बारे में ये सारा कुछ पढ़ा है। कल पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। भारत में जो कृषि प्रधान है, कृषि विज्ञान के बारे में जो डिस्कशन है वो सारी हम अगले वीडियो में स्टूडेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को ये जो वीडियो है वो मिल सके और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आप उसको तुरंत से है सॉल्व कर सको। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।